वक्ताओं को स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं हिंदी की शिक्षिका रही हूँ। वास्तव में हिंदी शिक्षण के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि कुछ विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको वाक्य रचना करते समय क्रिया को प्रयोग करने में काफ़ी मुश्किल होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे वे एक वाक्य की रचना कर रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद है खेल रहे हैं, परंतु वे बच्चे अक्सर क्रियापद तक आते आते इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि यहाँ खेल रहे हैं का प्रयोग होना चाहिए या खेल रहा है का प्रयोग होना है। तो उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए ही हम आज चर्चा करेंगे क्रिया के प्रयोग की। पहले तो ये बता दूं कि क्रिया एक विकारी शब्द है जो परिवर्तनशील है। तो जिस विकारी शब्द अथवा शब्द समूह से क्रिया के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे पढ़ना, लिखना, मुस्कुराना, दौड़ना आदि। क्रिया के प्रयोग को अच्छी तरह समझने के लिए आपको हिंदी में प्रयोग होने वाले सभी कारकों, तीनों कालों जैसे कि भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल और कर्म की दृष्टि से क्रिया के प्रयोग के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है। आज हम लोग सभी विषयों पर तो विस्तार में बात नहीं कर सकते, अतः मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगी जो क्रिया के प्रयोग को समझने के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है। कर्म की दृष्टि से जैसे क्रिया के भेद कितने हैं? पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिस क्रिया को करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जैसे जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है। जैसे बच्चे सो रहे हैं। अब सो रही हैं क्रिया के ठीक पहले यदि आप क्या लगाओगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस क्रिया में किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अतः ये अकर्मक है। परंतु यदि हम कहते हैं कि बच्चे दूध पी रहे हैं, तो पी रहे हैं क्रिया में क्या पी रहे हैं प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है। तो जो क्या प्रश्न का उत्तर मिला तो वही एक ऑब्जेक्ट है, वही कर्म है। इसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद हैं, क्योंकि कभी कभी कार्य में एक कर्म की आवश्यकता होती है और कभी कभी किसी कार्य में दो कर्मों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। सकर्मक क्रिया को आगे दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब क्रिया में एक ही कर्म का प्रयोग होता है तो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। क्या बनाई का प्रश्न मिल रहा है, कुर्सी बनाई। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे बोलूंगी कि बढ़ई ने ग्राहक को कुर्सी दी। क्या दी? कुर्सी दी। किसको दी? ग्राहक को दी। तो यहाँ ग्राहक और कुर्सी दोनों ही कर्म हुए। क्रिया के ठीक पहले क्या या किसको प्रश्न लगाने पर यदि किसी एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो एक कर्मक स्वकर्मक क्रिया है। यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, क्या का भी और किसको का भी, जैसे कि किसने दी और क्या दी, ग्राहक को दी और कुर्सी दी, यहाँ दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। परंतु यदि दोनों में से किसी प्रश्न का भी उत्तर ना मिले, क्या का भी उत्तर ना मिले और किसको का भी ना मिले, तो ऐसे में ये क्रिया अकर्मक होती है। तो कर्म की दृष्टि से इतना ही। अब आगे हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे, क्रिया का प्रयोग। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता के लिंग
वचन के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कर्सरी प्रयोग। तो कर्सरी प्रयोग 3 स्थितियों में होता है। पहला, यदि क्रिया अकर्मक है तो ऐसे में तो स्पष्ट है कि वहाँ कर्म है ही नहीं उस वाक्य में, तो नेचुरल है कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होगी, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होगी। जैसे हमने पहले प्रयोग किया था वाक्य का, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे जो है वो बहुवचन भी है और पुल्लिंग भी है, इसलिए उनके अनुसार क्रिया खेल रहे हैं का प्रयोग होगा, ना कि खेल रहा है। दूसरी बार कर्तरी प्रयोग कब होगा? जब क्रिया सकर्मक हो परंतु कर्ता के साथ अपनी विभक्ति, कर्ता और कर्म दोनों के साथ ही विभक्ति का प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसे में हम लोग कर्ता को प्रधानता देते हैं, क्योंकि हिंदी में या इंग्लिश में भी 2 शब्दों से ही एक वाक्य बन जाता है। जैसे कि बच्चा रोया, इसमें कर्ता और कर्म दोनों, क्रिया दोनों ही हैं, तो एक कंप्लीट वाक्य है ये, सरल वाक्य जिसको कहते हैं। तो इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि कर्म के बिना तो वाक्य हो सकता है लेकिन कर्ता के बिना वाक्य कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जब सकर्मक क्रिया है परंतु कर्म के साथ विभक्ति को का प्रयोग है और ने के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं है, तो ऐसे में हम लोग कर्ता को ही प्रधानता देते हैं। तीसरा है कि सकर्मक होने पर भी जब कर्म के साथ उसकी विभक्ति को का प्रयोग हुआ हो और कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसे में भी क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होती है। तो जैसे लड़कियां यहाँ बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। लड़कियां चित्र को देख रही थी का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और थी के बदले हम थी लिखेंगे, मतलब थी के साथ हम अनुस्वार भी लगाएंगे, तभी वो बहुवचन हो पाएगा। इस प्रकार वर्तमान काल, भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव आदि का वर्णन करने के लिए भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होता है। अब हम आते हैं कर्मणी प्रयोग पर। कर्मणी प्रयोग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग। मैं जैसे कि पहले भी स्पष्ट था, कर्मणी यानी कर्म के अनुसार, तो जैसे कि जब क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म में से कर्म के साथ उसकी विभक्ति को का प्रयोग नहीं हुआ और कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे में भी कर्मणी प्रयोग होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, माली ने लालटेन जलाई, यहाँ माली के साथ ने लगा हुआ है, माली कर्ता है, ने लगा हुआ है, तो लालटेन स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे जलाई। अगर हम लालटेन के बदले दिया लिखेंगे तो माली ने दिया जलाया, क्योंकि दिया जो है पुल्लिंग है, एक वचन है, और दिए हो जाएगा तो जलाए हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया का बदलाव भी होता चला जाएगा। तो ऐसा ये भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्रिया जो है कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयोग होती है। अब तीसरा और आखिरी प्रयोग है भावे प्रयोग। इसमें क्रिया सकर्मक होगी और साथ में एक कर्मक भी होगी और कर्ता और कर्म दोनों के साथ अपनी अपनी विभक्तियां प्रयुक्त होंगी। इसलिए कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया प्रयोग नहीं होके क्रिया इसके साथ एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयोग होगी। इसी को कहते हैं भावे प्रयोग। जैसे राम ने रावण को मारा। राम हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं मारा, क्योंकि राम के साथ
विभक्ति लगी हुई है ने, और रावण इसमें कर्म है और उसके साथ विभक्ति लगी हुई है को। तो दोनों के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होके हमने एक वचन और पुल्लिंग में ही क्रिया का प्रयोग किया, मारा। इसी प्रकार लड़कियों ने रस्सियों को खींचा। लड़कियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, रस्सियां भी स्त्रीलिंग और बहुवचन है, परंतु हमने क्रिया का प्रयोग किया खींचा। तो ये हुआ भावे प्रयोग, जिसमें क्रिया न कर्ता के अनुसार लगती है और ना ही कर्म के अनुसार। ये हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयोग होगी। आपको मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्रिया का प्रयोग। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी, उसमें हम कर्ता को प्रधानता देते हैं। जब कर्ता और कर्म में से किसी एक के साथ विभक्ति होगी तो जिसके साथ विभक्ति नहीं प्रयुक्त होगी उसी के अनुसार, उसी के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। और तीसरा, जो कि मैंने अभी भावी प्रयोग बताया, कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए क्रिया दोनों के लिंग वचन के अनुसार नहीं होके एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयोग होगी। मुझे उम्मीद है आपको अब क्रिया का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हिंदी की अन्य जानकारियों के साथ इस चैनल पर मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी, अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।